डेट है 12 सितंबर। आपको वेलकम करते हैं सेंट्रल सक्सेस स्क्वाड प्लेटफॉर्म से। पहला लेक्चर है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। एक कोटेशन मैंने आपके लिए इस लेक्चर में डाली है। द एबिलिटी टू सिंप्लीफाई मीन्स टू एलिमिनेट द अननेसेसरी सो दैट द नेसेसरी में स्पीक। इस सब्जेक्ट के हवाले से इसलिए डाली है इसमें कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सिलेबस को अगर देखा जाए तो सिलेबस बहुत वास्ट है। इसमें बहुत सारे टॉप डोमेन्स भी हैं और उन डोमेन्स के सब डोमेन्स भी बहुत ज्यादा हैं। अगर आप उन सबको कवर करना शुरू करें तो आप 1 मंथ में, 40 डेज में या 2 मंथ्स में इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आप कर भी सकते हैं। और वैसे मुश्किल है, कर भी सकते हैं अगर बहुत ज्यादा टाइम इस सब्जेक्ट को लगाएं, लेकिन एक हैंडसम टाइम देते हुए सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मुश्किल है। सो हम इसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि जिसकी वजह से हम इस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से प्रिपेयर कर लें और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके तैयार करें। सो हम इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ें हमने हमारे लिए तैयार करना ज़रूरी है, क्या चीज़ें हमारे लिए तैयार करना कम ज़रूरी है, अपने एफपीएससी के एग्जामिनर के पैटर्न को देखते हुए और उसको समझते हुए। सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड अमूमी तौर पे एस्पिरेंट्स के माइंड में होते हैं। पहले सवाल से पहले एक बात यह है जो कि अक्सर फेस करनी पड़ती है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है साइंस वालों का सब्जेक्ट है, तो एफपीएससी को क्या दुश्मनी थी उसने उठा के इसको सीएसएस के पेपर्स में डाल दिया। एफपीएससी को आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जबकि ये है कि जी एफपीएससी की एलिजिबिलिटी में 14 ईयर एजुकेशन वाले जो लोग हैं वो भी एलिजिबल हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से लोग भी होते हैं। तो एक प्योरली एक साइंस सब्जेक्ट उठा के क्यों डाला गया है? दरअसल आपको ये वाला सब्जेक्ट देके एक फेवर दी है एफपीएससी ने। चीजों को अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें, अपॉर्चुनिटी के एंगल से देखें तो आपको इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। बाकी के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको मार्क्स देने का रेशो इतना ज्यादा नहीं है। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी एक ऐसा कंपल्सरी सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप एक अच्छी तैयारी करें तो आप 70 to 80 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। 30-40 मार्क्स का डिफरेंस इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बाकी के कंपल्सरी सब्जेक्ट में क्रिएट करना मुश्किल है। अब चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। व्हाट आर द कोर टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन जनरल साइंस एंड एबिलिटी? जनरल साइंस एंड एबिलिटी में कौन से टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, सिलेबस देख के आपको आराम से पता चल जाएगा। वेटेज क्या है हर सेक्शन की जनरल साइंस एंड एबिलिटी के एग्जाम में, ये आपको पास्ट पेपर से पता चलेगा। आगे चल के इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर वक्त इन सवालों को देखें जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के प्रिपरेशन से पहले आपके क्लियर होने चाहिए। Which areas of general science am I already familiar with and which require more focus? ये सारे जो जनरल साइंस का पेपर है ये लेवल है 10th क्लास तक का। 10th क्लास अब आपको पढ़े हुए को भी कुछ काफी साल गुजर चुके हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल गुजर चुके हैं। तो अब इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जाए कि भी कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे प्रिपेयर हैं और कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं है, किन चीजों को मुझे फोकस करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान और किन चीजों को फोकस अगर मेरा कम भी हो तो प्रिपरेशन हो जाएगी। अगला सवाल है व्हाट आर द रिकमेंडेड बुक्स एंड रिसोर्सेज। आज मैंने एक पोल किया, उसमें भी मुझे जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिले वो इसी पे मिले कि रिकमेंडेड बुक्स एंड रिसोर्सेज बताए जाएं। बिल्कुल बताए जाएंगे जी। आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी की प्रिपरेशन के लिए सीएसएसपी जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए इसीलिए है कि प्रिपरेशन को आसान बनाया जाए, सीएसएस की प्रिपरेशन को। हाउ कैन आई स्ट्रक्चर माई स्टडी प्लान टू कवर ऑल जीएसए टॉपिक्स इफेक्टिवली? आप अपना स्टडी प्लान कौन सा बनाएं? जो स्टूडेंट्स हमारे साथ सेंट्रल सक्सेस स्क्वाड प्लेटफॉर्म के साथ प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए स्केजुअल तो हम बनाएंगे, वो हमारे अकॉर्डिंगली चलेंगे तो उनकी प्रिपरेशन अल्टीमेटली बहुत आराम से हो जाएगी। लेकिन इस सेमिनार में हो सकता है ऐसे एस्पायरेंट्स भी हों जो सेल्फ स्टडी को प्रेफर करते हैं या वो यहाँ से सेशन अटेंड करें और फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन खुद करें, तो उनको भी गाइड किया जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स पे लेके नहीं चलेंगे जो फ्यूचर में हमारे स्टूडेंट्स बनेंगे, बल्कि उनको भी एड्रेस किया जाएगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कभी कभी हमें देखने भी आ जाते हैं। What strategies can I use to improve my problem solving and analytical skills for the GSS section? आप सबको पता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सेक्शन में जो एबिलिटी का पोर्शन है 40 मार्क्स कैरी करता है और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स टेस्ट होती हैं। और ज्यादातर अब जैसे एफपीएससी का एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें वो आपकी ज्यादातर एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट कर रहा है।
व्हाट आर द बेस्ट टेक्निक्स फॉर रिवाइजिंग एंड रिटेनिंग कम्प्लेक्स जीएसए टॉपिक्स। टेक्निक्स क्या हैं? सब कुछ पढ़ लिया, पढ़ लेना काफी नहीं है, एग्जाम में अभी काफी सारा टाइम है, वक्त बहुत है। अगर आप आज ही तैयारी शुरू कर दें, वक्त बहुत कम है अगर आप अभी भी वक्त जाया कर रहे हैं तो। आपने जो तैयारी, अगर आप जनरल साइंस सेलिब्रिटी की अभी पहले 2 महीनों में, 1 1.5 2 महीने में प्रिपरेशन कर लेते हैं, एग्जाम में अभी भी आपके पास 3 से 4 महीने होंगे, तो क्या किया जाए? आपको एक अच्छी रिवीजन की भी जरूरत होगी, तो उसकी टेक्निक भी आपको सेंट्रल सक्सेस स्क्वाड प्लेटफॉर्म से बताई भी जाएगी, सिखाई भी जाएगी। ये एक बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है, हाफ इंफॉर्मेशन इज फुल इग्नोरेंस। आधी अधूरी बात जब आपको पता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने केयरलेस एटीट्यूड दिखाया है। एफपीएससी ना तो उन एस्पेरेंट्स की तलाश में है जिनके एटीट्यूड में केयरलेसनेस है, ना सीएसएस उनके लिए एक वो करियर है, सही करियर है जिनका एटीट्यूड केयरलेस है। अगर आपको ये साइंस है, यहाँ पे आप चीजें अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अगर आपको 50% आता है तो आप 50% ही लिख सकेंगे। सो आपकी हाफ इंफॉर्मेशन, आधा अधूरा बताया चीजों को कवर किया होना, या उनको रिटर्न एक्सप्रेशन आपका होना, तो उसका मतलब क्या है कि आपने, आपकी पर्सनालिटी केयरलेसनेस आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, तो एफपीएससी को केयरलेस लोगों की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को जरा आंसर कर देते हैं कि पहला सवाल था आपका, कोर टॉपिक्स क्या हैं? कोर टॉपिक्स हैं आपके फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल एंड फूड साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटीज। ये आपके टॉपिक्स हैं जिसमें से एफपीएससी आपका पेपर सेट करता है। देखा जाए इसके अंदर मैंने दो चीजों को हाईलाइट किया है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है, एनवायरमेंटल एंड फूड साइंस है। दोनों में डिफरेंस क्यों है? फिजिकल साइंसेस क्यों कह रहा है और एनवायरमेंटल एंड फूड साइंस क्यों कह रहा है? साइंसेस कहने का मतलब ये है कि ये जो दो डोमेन्स हैं ये ऐसी हैं जिसके अंदर ब्रॉड नेचर की हैं, डाइवर्स है इनकी नेचर, ये मल्टी फील्ड्स को लेकर ये वाली फील्ड्स बनाई गई हैं। जैसे कि फिजिकल साइंसेस में आपके पास फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, एस्ट्रोनॉमी है, अर्थ साइंस है। आपके जो सब्जेक्ट्स की जो सिलेबस के सब हेडिंग्स हैं या सब टॉपिक्स हैं, उससे भी आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर और डोमेन्स की चीजें जो हैं वो भी डाल के एक कलेक्टिवली उसको नाम क्या दिया गया, फिजिकल साइंसेस का। सो इसलिए ये फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस कहलाता है, साइंस नहीं है। इसी तरह एनवायरमेंटल साइंस है एंड फूड साइंस है, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस में सिर्फ एनवायरमेंट से रिलेटेड पढ़े, फूड साइंस में सिर्फ फूड से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसलिए इसके लिए सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है, फूड साइंस, एनवायरमेंटल साइंस। अगला सवाल था हमारा, व्हाट इज द वेटेज ऑफ ईच सेक्शन विद इन द जीएसए एग्जाम। समझने की चीज है आपके, हर जीएसए एग्जाम में हर सेक्शन की क्या वेटेज है। पार्ट 1 आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप, 20 मार्क्स के लिए। पार्ट 2 आपका 80 मार्क्स के लिए है। पार्ट 2 के अंदर आपके पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में से भी आपने 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी में से भी आपने 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पास सेक्शन पार्ट 2 के अंदर हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी के मिला के जो क्वेश्चंस हैं वो 7 क्वेश्चंस आते हैं। इन 7 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में से हैं। सेक्शन ए जो है वो आपका जनरल साइंस का सेक्शन है। सेक्शन ए का जो हेडर है जनरल साइंस का सेक्शन है। जनरल साइंस के सिलेबस में से सेक्शन ए है आपका। सेक्शन बी आपका एबिलिटी के सेक्शंस में से है, उसमें से आपके पास 3 सवाल आते हैं। अब सवाल ये है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 7 हैं, 4 सवाल जनरल साइंस से आ रहे हैं, 3 सवाल एबिलिटी के सेक्शन से आ रहे हैं। हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं? आपने टोटल नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 2 सवाल आपने सेक्शन ए से करने हैं, 2 सवाल आपने सेक्शन बी से करने हैं। सेक्शन ए में आपके पास 4 टोटल सवाल हैं, उसमें से 2 सवाल करने हैं, 50-50 की चॉइस है। सेक्शन बी में आपके पास 3 सवाल हैं, उसमें से आपने 2 सवाल करने हैं, आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन का मार्जिन है। तो ये आपका पेपर की स्कीम थी, ये आपकी समझने की चीज थी कि पेपर में आपने सवाल कितने और कौन से अटेम्प्ट करने हैं।
अगर आप अपने सिलेबस को देखें, सेक्शन ए में से आपको 4 सवाल आ रहे हैं। अगर आप अपने साइंस के सिलेबस को देखें तो उसके अंदर आपके पास 5 डोमेन्स हैं। फिजिकल साइंसेज हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं, फूड साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फूड साइंस है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। साइंसेज के अंदर आपके पास जनरल साइंस में आपके पास 5 डोमेन्स हैं, 4 सवाल वो पूछ रहा है। हम पास्ट पेपर को भी देखेंगे इस सेशन के अंदर, 4 सवाल वो पूछ रहा है जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। जाहिरी तौर पे तो उसका ये मतलब समझ में आता, कोई से 4 सेक्शन में से वो सवाल दे देगा, उसमें से कोई से 2 सेक्शन में से हमने करना है। लेकिन हम पास्ट पेपर देखेंगे तो हमें एफपीएससी की अप्रोच भी समझ में आएगी और हमें ये भी पता चलेगा कि हमने अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक सवाल उसके अंदर ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने किन एरियाज पे फोकस करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किन एरियाज पे फोकस करना है। आपने बगैर तैयारी किए, तैयारी करने से पहले आपने क्या करना है कि पास्ट पेपर उठाना है, उसमें से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देख रहे हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखने हैं, जो टर्म्स हैं उनको सवाल को सवाल की तरह, मैं कह रही हूँ बगैर प्रिपरेशन के, प्रिपरेशन करने से पहले आपने अटेम्प्ट करके देखना है। आपको उसी में पता चल जाएगा कि आपके कौन से एरियाज आपके प्रिपेयर हैं, कहाँ कौन सी क्या चीजें आपकी स्ट्रेंथ में जा रही हैं, क्या आपकी वीकनेस में आ रही है। वहीं से फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लोगे कि मैं फोकस किस पे करूँ। ठीक है। प्रिपरेशन करके जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपने जो प्रिपरेशन में जो चीजें सीखी आप उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करेंगे। मैं वो बात नहीं कर रही, हम अपने प्रायर नॉलेज को टेस्ट करने लगे हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो हम आप एक लेवल पे पढ़ चुके हैं, अब हम उसको दोबारा से हम उसे रिफ्रेश कर रहे हैं और हम उसे अब पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इसलिए आपने क्या करना है, अपना प्रायर नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पहले पास्ट पेपर अटेम्प्ट करके देखना है। आपको आपके वीक एरियाज का पता चल जाएगा, आपको आपके स्ट्रेंथ्स का भी पता चल जाएगा। अच्छा जी, अगली बात थी कि रिसोर्सेस कौन से हैं, कहाँ से प्रिपरेशन की जाए। सबसे बड़ा सवाल है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो सिलेबस है उसका तकलीफ दे बात ही यही है कि इसको तैयार कहाँ से किया जाए। इतना ढेर सारा सिलेबस है, इसको कहाँ से तैयार किया जाए। अगर मैं आपको आगे चल के दिखाऊं तो आपके पास मैंने यहाँ पे सिलेबस भी रखा है, रिकमेंडेड बुक्स भी रखी हैं एफपीएससी की। एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक्स आप देखें, ये जनरल साइंस के लिए हैं, 1 to 18 बुक्स जनरल साइंस के लिए आपके पास, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी आपके पास फिर 6-7 बुक्स लॉजिकल रीजनिंग के लिए। अब देखा जाए तो एफपीएससी ने इतनी जानलेवा किस्म के नंबर ऑफ बुक्स क्यों दिए हैं तैयारी करने के लिए। एफपीएससी ये एक्सपेक्ट करता है कि एस्पायरेंट्स जो उनके उसके पास आ रहे हैं वो पूरा साल स्टडी करके आएंगे। ठीक, जनवरी में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट ईयर फरवरी में एग्जाम में प्रिपेयर अपियर होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग एफपीएससी ने आप लोगों को सजेस्टेड रीडिंग्स दी हुई हैं। लेकिन अब जो मार्केट का ट्रेंड है वो ये, कभी ऐसे प्रिपरेशन भी होती थी कि ये समझा जाता था कि 1 साल के अंदर इसकी सीएसएस की प्रिपरेशन होगी, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेंड था वो सेल्फ स्टडी का था। अब बहुत सारी कोचिंग शुरू होने की वजह से, एकेडमिक्स का ट्रेंड आने की वजह से जो टाइम फ्रेम है प्रिपरेशन का वो एस्पायरेंट ये समझता है कि मैं 4 to 6 मंथ्स के अंदर प्रिपरेशन कर लूंगा, क्योंकि उसे ऐसा दावा कोचिंग एकेडमिक्स की तरफ से सामने आता है कि जी आप 4 से 6 मंथ्स में बहुत आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 4 to 6 मंथ्स में प्रिपरेशन करने के लिए आप इन कम से कम जनरल साइंस एंड एबिलिटी को लेकर इन सजेस्टेड रीडिंग्स की तरफ नहीं जा सकते। आपको चाहिए कोई ऐसी मार्केट बुक जिसके अंदर मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो। मैं सबकी बात नहीं करती क्योंकि अब बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी आपको मेरा ख्याल है कि मियां शफी की बुक में रिकमेंड करूंगी। उस बुक के अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बुक्स है इनकी तरफ आप इस टाइम फ्रेम के साथ नहीं जा सकते। मैं एफपीएससी को डिस्करेज नहीं कर रही, ना आप लोगों को डिस्करेज कर रही हूँ। ये बात है फैक्ट की कि इस वक्त इस टाइम फ्रेम के साथ आप अगर ये इन सजेस्टेड रीडिंग्स की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। बुक्स जो लिखी जाती हैं वो किसी
टॉपिक पे लिखी जाती है। जो राइटर एक बुक लिखता है, ऑथर बुक लिखता है, वो किसी एक टॉपिक पे लिखता है। जैसे फिजिक्स एंड साइंस, रीस्टेटेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर द नॉन साइंटिस्ट। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजिकल साइंस तो नहीं आई, लेकिन आपको तो पेपर के लिए वो भी चाहिए। तो जो कोर्स की किताब होती है वो किताब होती है जिसके अंदर सारी की सारी टॉपिक्स आपको एक जगह पे मिल जाते हैं, वो कोर्स बुक होती है। तो आपको मैं जीएसए की प्रिपरेशन के लिए जो बुक हेल्पफुल रहेगी वो मैं रिकमेंड करती हूँ, मियां शफीक की जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बुक है, JWT पब्लिशर्स हैं, ठीक। लेकिन मियां शफीक की बुक से आपकी जनरल साइंस तैयार होगी, एबिलिटी प्रिपेयर नहीं होगी। एबिलिटी को वो सिर्फ टच करता है, एबिलिटी आप उस पेपर से इस बुक से सीख नहीं सकेंगे। एबिलिटी के सेक्शन के लिए क्या करेंगे? एबिलिटी के सेक्शन के लिए मैंने कुछ रिकमेंडेड सोर्स आपको दिए हैं, ये जी वेबसाइट्स हैं। पहली वेबसाइट जो है, मैं एमपीटी के ओरिएंटेशन सेशन में भी रिकमेंड कर चुकी हूँ, इंडिया ब्रिक्स एक बहुत अच्छी साइट है। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं एबिलिटी के, आप चाहें तो जाके एमसीक्यू फॉर्म में है, आप चाहें उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन भी पड़ी हुई है, वहां से आप सीख भी सकते हैं। अगली जो है वेबसाइट वो है एग्जाम वेडा, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है। पाक एमसीक्यूज पैटर्न इन सबका यही है, एमसीक्यू पैटर्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वहां से जाके आप एबिलिटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ चलेंगे उन्हें एबिलिटी की प्रिपरेशन हम करवाएंगे, जो हमारे साथ नहीं चलेंगे वो इन सोर्सेज को नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अगला सवाल ये था कि जी प्रिपरेशन किस तरह से की जाए, प्रिपरेशन करने के लिए क्या किया जाए जी। अच्छी प्रिपरेशन आपकी तब होगी जब ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, हम इन टॉपिक्स को किस तरह से प्रिपेयर करें। आपने उन एरियाज पे स्ट्रेस करना है जिन एरियाज से एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है और बार बार पूछ रहा है। ऑलराइट, एक बात ये समझी जाती है कि जिस एरिया से एग्जामिनर सवाल बार बार पूछ रहा है उसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है, ठीक। हम इस चीज को किसी और तरह से डिकोड करते हैं। आप इसे ये मत समझें कि जिस एरिया से एग्जामिनर बार बार सवाल पूछ रहा है, या एक साल में सवाल आया, अगले साल एक साल साइक्लोन पूछ लेता है, अगले साल टॉर्नेडोस पूछ लेता है, तीसरे साल जो साइक्लोन एंड टॉर्नेडोस दोनों पूछ लेता है। आप ये मत समझें कि वो इसे इम्पोर्टेंट समझ रहा है। हम इसको सक्सेस स्क्वाड प्लेटफॉर्म से ऐसे डिकोड करेंगे कि ये वो एरियाज हैं जहां से एग्जामिनर को सेटिस्फैक्ट्री या अप टू द मार्क रिस्पांस नहीं मिल रहा एस्पायरेंट की तरफ से। तभी उसे ये लगता है कि इस जगह से, इस टॉपिक से, इस सब टॉपिक से, इस सब हेडिंग से दोबारा से सवाल अगले साल पूछा जा सकता है, क्योंकि एस्पायरेंट्स ने कौन सी तैयारी की थी पिछले साल। जो एरियाज आप वीक एरियाज छोड़ेंगे उन एरियाज में एग्जामिनर रिपीटेडली क्वेश्चन करेगा। तो ये मत अपने दिमाग में बिठाएं कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार सवाल पूछ रहा है, नहीं। यहाँ पे एस्पायरेंट जो है उसके नॉलेज में पीछे रह रहा है, सही से प्रेजेंट नहीं कर रहा, टॉपिक को सही एड्रेस नहीं कर रहा, वो अगले साल फिर सवाल पूछ लेता है। सवाल थोड़ा सा बदलता है, उसका कॉम्बिनेशन बनाता है किसी और टॉपिक के साथ, वो फिर से वही चीज पूछ लेता है, ठीक। तो वो चीजें जो रिपीटेडली एक पेपर में आ रही हैं, ये समझें, आप ये समझें कि आपको उनको अच्छे तरीके से तैयार करने की जरूरत है। तो प्रायोरिटाइज आपने अपने पेपर प्रेपरेशन को कैसे करना है, वो एरियाज जिनमें एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है उन एरियाज को आप पहले तैयार करेंगे। हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको हरगिज ये सजेस्ट नहीं कर रहे कि ये जो सिलेबस अगर ज्यादा है तो आप इसके सिलेबस में से कुछ चीजें तैयार कर लें, कुछ छोड़ दें। सिलेक्टिव रीडिंग आपको सीएसएस में सजेस्ट नहीं कर रहे, ना हम कर रहे हैं, ना ही कोई और सेंसिबल प्लेटफॉर्म आपको ये सजेस्ट करेगा। हम आपको स्मार्ट स्टडी की तरफ लेके जाएंगे। चीजों को प्रायोरिटाइज करें अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का अंदाजा कहाँ से लगाएंगे? पास्ट पेपर से। पास्ट पेपर कहाँ तक देखने हैं? बहुत ज्यादा किसी के पास्ट पेपर देखने को दिल करे तो आप 2016 तक के पास्ट पेपर देखेंगे, उससे पीछे नहीं जाएंगे। 2016 में आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है, उसके पीछे के पास्ट पेपर्स आपके लिए नहीं है, यूं समझें कि आपके लिए नहीं है। वो स्टूडेंट जो 2025 में जा रहे हैं, वो स्टूडेंट जो 2026 में जाएंगे, आप सबको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ पास्ट पेपर्स अवेलेबल है। 9 to 10 years के पास्ट पेपर हैं, ट्रेंड समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए मोर देन एनफ हैं। ये मैंने एक कुछ टॉपिक्स जो हैं हाईलाइट किए हुए हैं, ये वो एरियाज हैं फिजिकल साइंसेस से जहां से एग्जामिनर ने सवाल पूछे हैं या बार बार पूछे हैं, जो भी समझें। जब हम देखें, आपने कॉन्स्टिट्यूट्स एंड स्ट्रक्चर, इसमें से एग्जामिनर ने पिछले 3 साल में सवाल नहीं पूछा। यूनिवर्स गैलेक्सी के बारे में नहीं पूछ रहा, प्रोसेस ऑफ नेचर के बारे में नहीं पूछ रहा, आपसे सोलर एंड लूनर इक्लिप्स के बारे में नहीं पूछ रहा, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तैयार नहीं करने, इसका मतलब ये है कि जब हम फिजिकल साइंसेज में प्रिपरेशन करेंगे तो जिन टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इन टॉपिक्स को हम पहले तैयार करेंगे, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको हम बाद में तैयार करेंगे। हम उन एरियाज को पहले तैयार करके अपनी एनर्जी को जाया नहीं करने लगे
जिन एरियाज में एग्जामिनर पिछले 3 4 5 सालों से सवाल नहीं पूछ रहा। ठीक। नेचुरल हैजर्ड्स में हमने देखा ट्रेवलिंग साइक्लोन में, उसमें एक सवाल वो पूछता है जी, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन के बारे में पूछ लिया, टॉर्नेडो के बारे में उसने पूछा है, वाइल्ड फायर के बारे में पूछा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पूछा है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आके केमिकल बॉन्डिंग को मैंने हाईलाइट किया है, इसके सब डोमेन्स में आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, उसने आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पूछा है, और इसके भी सब हेडिंग में एक टॉपिक था, एक क्वेश्चन उसमें से भी आया हुआ था। अच्छा जी, इसका अब सब टॉपिक नंबर 6 है, उसमें सेरामिक्स है, सेरामिक्स का सवाल उसने पूछा। फिर उसके बाद प्लास्टिक को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पेपर में जो सवाल आता है प्लास्टिक्स एंड इलास्टिक्स आता है। आप उस सब्जेक्ट की वास्टनेस के कुछ समझ में आ रही है कि कुछ टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन हैं, कुछ इन टॉपिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ इनकी भी सब हेडिंग्स हैं जिनको वो पेपर का हिस्सा बना रहा है। एक और लॉ उसने पूछा था, मैं अभी पास्ट पेपर हम देखेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा, वो प्लैनेट्स की रोटेशन से रिलेटेड था। अब वो यहाँ पे अभी फिजिकल साइंसेस के यही टॉपिक्स हमें सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, लेकिन जो सवाल आ रहा था वो इन टॉपिक्स में कहीं नजर नहीं आता। तो कितना विजिलेंटली आपने प्रिपरेशन करनी है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए, एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं अगर, तो हम रिलेटेड चीजें भी देखेंगे, हम इसकी सब हेडिंग्स भी देखेंगे, हम उन एरियाज को भी नोट करेंगे जहाँ पे एग्जामिनर बार बार सवाल पूछ रहा है। जब वो सवाल पूछता है तो अगले साल वाले एस्पिरेंट्स को ये पता चलता है कि भाई अब ये जो हमने जो है बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं रहना, आपने सिलेबस को देखना है, सिलेबस आपकी डायरेक्शन आपको बताएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राइट लेफ्ट अगर कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे टॉपिक कवर कर रही हैं तो हम उसको छोड़ देंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, अगला सवाल था कि एबिलिटी के पोर्शन की तैयारी कैसे की जाए, एबिलिटी की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी है जी। इसका एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स को डील करने का कोई तरीका नहीं है, एबिलिटी को टैकल करने का, एबिलिटी को मास्टर करने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप कहें कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एक दफा सवाल करेंगे, एक टाइप का सवाल एक दफा करेंगे, दूसरी टाइप का सवाल दूसरी दफा करेंगे तो आप इसको ग्रिप कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी परफेक्शन आएगी। अगला सवाल क्या था, आखिरी सवाल ये था कि एक अच्छी रिवीजन कैसे की जा सकती है। तो एक अच्छी रिवीजन के लिए आपके पास एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल होती है फ्लैश कार्ड्स की। फ्लैश कार्ड अगर आपको बनाने आते हैं तो गुड, नहीं आते गूगल से देख लें, वरना हम भी बताएंगे कि फ्लैश कार्ड साइंस में, जनरल साइंस में आप फ्लैश कार्ड्स कैसे बना सकते हैं और वो आपकी रिवीजन में कैसे आपके काम आएंगे। फिर है जी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, फ्लैश कार्ड्स बना लें या विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना लें, ग्राफ्स बना लें, या आप अपनी कोई भी किसी भी तरह की फ्लो चार्ट्स बना लें, कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आता है हेपेटाइटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस का, अगर हेपेटाइटिस का सवाल आया है तो उसके अंदर हमारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगी, कुछ कॉजेज होंगे हेपेटाइटिस के, फिर उसके बाद आप बीच में कोई डायग्राम बना दें, कोई डायमेंशन बना दें, उसके बाद आप रिजल्ट दिखाएंगे हेपेटाइटिस के बाद, ये उसके रिजल्ट्स हैं। तो एक किसी भी तरह की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना के आप इसको, ये आपके प्रिपरेशन, आपके एग्जाम की प्रेजेंटेशन का भी हिस्सा है और इसको आप अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी में भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये पिक्चर देखें और आपको सारा का सारा चीजें रिवाइज हो जाएं। अगली अगली चीज थी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या होगी। हम सवाल हमारे यहाँ पर खत्म हो गए। नेक्स्ट चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक क्या हो, साइंस का पेपर कोई शक्ल साइंस के पेपर जैसी लगनी चाहिए, वो किसी रेगुलर थ्योरी का पेपर नहीं लगना चाहिए। वो कैसे होगा कि आपके पास जो भी की टर्म है, सबसे पहले आपके क्वेश्चन के अंदर उस की टर्म की डेफिनेशन होनी चाहिए, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए, एक उसकी एग्जांपल होनी चाहिए, और साथ में क्या होनी चाहिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये 4 चीजें मस्ट हैव हैं आपके जनरल साइंस के पेपर के लिए। हर सवाल जो है वो 5 नंबर के लिए आ रहा है, पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन जो हैं 5 नंबर के लिए आ रहे हैं। तो आपने जब प्रिपरेशन करनी है तो आपने ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है कि हर क्वेश्चन आप, हर टॉपिक जो है वो 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई एंगल छूटना नहीं चाहिए, और कतन ज्यादा प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए कि जिसको आप रिवाइज ना कर सकें, या वो जो अनरियलिस्टिक हो जाए जनरल साइंस के पेपर के हिसाब से। ये आपका सिलेबस मैंने इधर इंक्लूड कर दिया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम जरा पास्ट पेपर को डिस्कस कर रहे थे, मैंने 2024 का पास्ट पेपर लिया है।
2024 का पास्ट पेपर लिया है। अच्छा जी, 20 पास्ट पेपर का मैंने आपको बता दिया कि पार्ट 2 के दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपके पास जनरल साइंस में से, सेक्शन बी आपके पास एबिलिटी में से है। सेक्शन ए का पहला सवाल है जी, 20 नंबर के सवाल हैं। 20 नंबर के सवाल हैं, हर सवाल के 4 पार्ट हैं, 5-5 नंबर के लिए। जो टॉपिक तैयार करेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से करना, और उसके अंदर आपने 4 चीजें होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक की टर्म की डेफिनेशन होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी एक्सप्लेनेशन जो बनती है वो एक्सप्लेनेशन डालें, फिर उसके बाद आप जो एग्जाम्पल देना चाहते हैं वो एग्जाम्पल डालें। ये चीजें आप जब तैयारी कर रहे होंगे कि एग्जाम में कहीं से आपके सर पे लैंड नहीं करनी, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसी वक्त आपने इन एंगल्स पे प्रिपरेशन करनी है कि आपको एग्जांपल भी आनी चाहिए उसके अंदर। जैसे कि टॉर्नेडोस की बात होती तो रियल वर्ल्ड से एग्जांपल लेंगे, रिसेंट जो भी टॉर्नेडो आया वो एग्जांपल आपकी बनेगी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपके पास होनी चाहिए, और डेफिनेशन तो डेफिनेटली होगी। विदाउट डेफिनेशन साइंस इज नॉट अ साइंस। आप चीजों को अपनी मर्जी से बैठ के डिफाइन नहीं कर सकते, आपको सही वाली डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर आप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये आपकी वैल्यू एडेड अप्रोच होगी। अच्छा जी, पास्ट पेपर को देखते हैं जी। पास्ट पेपर में पहला पहला सवाल तो आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नंबर 1 था। पार्ट 2 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके पेपर का पार्ट 2 का पहला सवाल बनेगा। पहला सवाल का पहला पार्ट है, व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस, एक्सप्लेन ब्रीफली। ये मैंने आपको क्यों दिखाया है, ये सारा कुछ दिखाने का ये मतलब है, जब हम आपको बार बार कहते हैं कि अपने पास्ट पेपर को देखें, पास्ट पेपर को देखें, तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि तोते की तरह पास्ट पेपर को पढ़ा और बस खत्म। पास्ट पेपर को देखना है, एनालिटिकल अप्रोच रख के आपने ये देखना है कि पेपर का ट्रेंड समझना है, आपने एग्जामिनर का ट्रेंड समझना है, आपने एग्जामिनर के माइंड को समझना है कि वो पेपर दे कैसा रहा है। ऑल राइट। अच्छा जी, ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस, ये आपने ये देखना है, ये सवाल जो है आया किस सेगमेंट में से है। ये अब आपके पास फिजिकल साइंसेज में से आया है, और फिजिकल साइंसेज में से कहाँ से आया है, फिजिकल साइंसेज में ही आपके पास आया है। अच्छा जी, नेचुरल हैजर्ड एंड डिजास्टर्स में से आएगा है। फिर उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक केबल फॉर सिग्नल, ये आपके पास क्वेश्चन भी फिजिकल साइंसेज में से क्वेश्चन है, मॉडर्न सेगमेंट में से। डिफरेंस बिटवीन मिडिल लैटिट्यूड एंड साइक्लोन, ये आपके पास हैजर्ड्स में से है। फिर उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, ये भी आपके पास फिजिकल साइंसेज में से क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक्स एंड इलास्टिक्स, ये प्लास्टिक एंड इलास्टिक्स जो है ये आपके पास फिजिकल साइंसेज में से क्वेश्चन है, और ये मॉडर्न मटेरियल्स में से है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो गया। व्हाट इज द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन एनवायरमेंटल साइंसेज, आपके पास रिमोट सेंसिंग और ये आपके पास एनवायरमेंटल साइंसेज से क्वेश्चन है। आपने देखा 2 सेगमेंट्स में से क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो बन रहा है, मींस क्वेश्चन नंबर 3 जो बन रहा है, उसका एक पार्ट एक सेगमेंट में से, दूसरा पार्ट दूसरे सेगमेंट्स में। तीसरा सवाल है केपलर्स लॉ रिलेटेड टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ये किस में से है, फिजिकल साइंसेज में से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, डिस्कस ब्रीफली विद एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन जो है आपका ये बायो फूड साइंसेज में से है। तो इस एक सवाल के अंदर उसने 4 सेक्शंस में से सवाल पूछ लिया है। तो 4 आपके पास जनरल साइंस के अंदर 4 क्वेश्चंस थे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको स्कीम समझ में आ रही है, तो वो जो चॉइस दे रहा है उस चॉइस को भी किस तरह से लिमिटाइज कर रहा है। अगर आप ये अप्रोच रख के चलें कि हम एक सेगमेंट को प्रिपेयर नहीं करेंगे और बाकी के मतलब 5 सेगमेंट्स है ना आपके पास जनरल साइंस में, तो आप कहें मैं 4 सेगमेंट तैयार कर लेता हूँ, एक को ऑप्शन पे छोड़ दूंगा या एक को चॉइस पे छोड़ दूंगा, तो वो चॉइस भी आपको क्लियर कट नहीं मिलने वाली। वो क्या कर रहा है, वो सवाल ही मिक्स करके बना रहा है डिफरेंट सेक्शंस में से लेके, तो आपकी चॉइस को भी लिमिटेड कर दिया है उसने। अगला सवाल है कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन, फूड साइंसेज से सवाल आया। फंक्शनिंग ऑफ लिवर एंड पेंक्रियाज, बायोलॉजिकल साइंसेज में से सवाल है। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये आपके पास एनवायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये आपके पास कहाँ से है, फिजिकल साइंस में से है। फिजिकल साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की सब हेडिंग बनती है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम सब हेडिंग्स की तरफ भी जाएंगे। अगला सवाल है प्लांट प्लांट व्हाट आर द प्लांट न्यूट्रिशन एलिमेंट्स, ये आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेज में से है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से सवाल आ गया। व्हाट आर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, ये आपके पास फिजिकल साइंस में से आ गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये भी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गामा रेडिएशन, ये आपके पास कहाँ से आ गया, फिजिकल साइंसेज में से। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो पार्ट डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्ट है। तो बात समझ में आई कि चॉइस भी अब चॉइस की तरह एक्ट नहीं कर रही, चॉइस वाली फेवर आपको नहीं दे रही। आप कोई भी सेगमेंट छोड़ के आप ये नहीं कह सकते
ये ऊपर वाले सवाल देख के हमें ये पता चला कि कोई एक भी सेगमेंट अगर हम ड्यूरिंग प्रिपरेशन छोड़ दें तो हम ये नहीं कह सकते कि आप इस सारे पेपर में से किसी भी सवाल के चारों पार्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप कुछ छोड़ेंगे तो आप चारों पार्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। आपने सिर्फ प्रायोरिटाइज करना है कि क्या चीज, कौन सा टॉपिक, कौन सी चीजें पहले प्रिपेयर करें, कौन सी बाद में प्रिपेयर करें। सेक्शन बी की बारी आ गई। सेक्शन बी के अंदर से भी जी आपने 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। यहाँ से आपको तीन सवाल आएंगे। उन तीन सवालों में से आपने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, पार्ट्स वैसे ही हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास पहला सवाल है, व्हाट इज द इफ द सम ऑफ फोर नंबर्स इज 105। ये क्वेश्चन किसका है? एबिलिटी का सवाल है। जो एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, मेंटल एबिलिटी होती है और एनालिटिकल रीजनिंग होती है। ये जो पहला सवाल है ये हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग से है। ये दूसरा जो है ये हमारे पास क्या है? अल्फाबेटिक रीजनिंग है। ये तीसरा हमारे पास सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन जो है मेंटल एबिलिटीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये भी मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन है। तो आपने देखा मैथमेटिक्स के अंदर अरिथमेटिक जो परसेंटेज रेशो, और अभी आगे अगले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। परसेंटेज जो रेशियोज के क्वेश्चंस हैं उस वो वाले टिपिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे। ज्यादातर क्या टेस्ट कर रहा है? एबिलिटी टेस्ट कर रहा है। ये 2024 का पेपर है। आप लोग के साथ मैंने एक एनालिसिस ड्रॉ किया है, जैसे ऊपर फिजिकल साइंसेज में आप लोगों को दिखाया है कौन से क्वेश्चन से बार बार सवाल पूछ रहा है, या कौन से क्वेश्चन कौन से सेगमेंट्स को टैकल वो एग्जामिनर उसमें से सवाल पूछ रहा है। ऐसी वर्किंग मैंने सारे सिलेबस के ऊपर की है। शेयर आपके साथ एक सेगमेंट की है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उन उन सेगमेंट्स की जो वर्किंग है मैं अपनी आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल मैंने एग्जांपल के लिए आपको एक फिजिकल साइंसेज का दिखाया है। अगला सवाल हमारे पास, अ मैन ट्रेवल्स ओवर द पाथ। ये आपके पास जी ज्योमेट्री से है क्वेश्चन। उसके बाद है हसन अली अकबर, और ये सारी भी मेंटल एबिलिटी से सवाल है ये वाला। सॉरी, एनालिटिकल रीजनिंग से ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपके पास ज्योमेट्री का सवाल है, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देख रहे हैं रेशो और प्रोपोर्शन परसेंटेजेस, जहां से सिलेबस का स्टार्ट हो रहा है वहां से सवाल नहीं दे रहा, वो आपसे एबिलिटी में से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। ये दूसरा सवाल है जिसके अंदर एबिलिटी, जिसमें रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसके ऊपर सारा क्वेश्चन स्ट्रक्चर हुआ हुआ है। अच्छा जी, आगे है, अ मैन परचेजेस द कार इन एन अमाउंट। उसमें कहता है फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कार एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का सवाल आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज का सवाल आ गया। 12 men can complete a job। ओके, ये आपके पास रेशो का क्वेश्चन आ गया। द शेडो ऑफ ए 10 मीटर टॉल ट्री। मतलब बताने और समझाने का सिर्फ ये है कि अगर आप कहें कि आप बेसिक अरिथमेटिक्स पर रहेंगे और एबिलिटी को टच नहीं करेंगे तो आप एबिलिटी का पोर्शन एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं है जो बेसिक अरिथमेटिक्स से आपसे पूछा जाए सारे का सारा, और आप कहें कि आप वो वाला 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीटली अटेम्प्ट कर लेंगे। आप कंप्लीटली उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप कोई भी सेगमेंट छोड़ते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो आपने तैयारी करते हुए मेंटल एबिलिटीज पे खास फोकस करना है। उसके बाद जी आपके पास पार्ट डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी है। ये ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। देयर आर थ्री कार्स एंड स्टार्ट मूविंग इन सच अ वे। थोड़ी सी एरर है इसके अंदर, खैर, लेकिन ये जो है ये भी आपके पास एबिलिटी का क्वेश्चन है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी किस तरह की विजिलेंट प्रिपरेशन की जरूरत है जनरल साइंस एंड एबिलिटी से 70 to 80 मार्क्स स्कोर करने के लिए। ये आपका सिलेबस है एंड आई गेस कुछ मिस नहीं हुआ। और मेरी तरफ से बस इतना ही। अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स को एनेबल करने लगी हूँ। ओके जी, चैट्स एनेबल हो गई हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो।
सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं समझूंगी कि एवरीथिंग इज क्लियर। और वैसे भी मीटिंग का टाइम जो है 2 मिनट्स रह गया है, जल्दी जल्दी सवाल पूछ लें जो कुछ भी पूछना चाहते हैं। अदरवाइज हमारा डिस्कशन प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। कोई सवाल अगर मीटिंग खत्म हो जाती है और पूछने वाला रह जाता है तो वहां पूछ लें, आपको जरूर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू सो मच आरिफ। थैंक यू सो मच मासूमा एंड माहम।